Hello to each and every one of you. Welcome back once again to Steven Sir Makes This Easy. Basically, this channel is all about explaining chapters concerning accountancy. It's a major subject for pretty much anybody who has taken the field or the stream of commerce. A quick recap as to what has been going on this channel. I have covered up one chapter by the name of Partnership Final Accounts. There have been multiple questions which have been solved on that. For every sum that we have solved on this particular channel, we have tried our best that the solution is made as simple and in a very lucid language as possible. अगर आपने इसके पहले के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझना है कि मैं किस तरह से ये सब्जेक्ट को और हर चैप्टर को अप्रोच करता हूं, तो प्लीज़ जो इसके पहले के वीडियोस है, लेक्चर वीडियोस, वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। दूसरी बात, ये नया चैप्टर है, इसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पहले के लेक्चर में हमने कवर अप किया है बड़े आराम से। बट अगेन, अगर आप सीधे सीधे इस पर्टिकुलर लेक्चर पे टपक गए हो तो पॉसिबल है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मतलब क्या है और उसमें हमको क्या क्या करना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो पता नहीं है। अगेन, प्लेलिस्ट अवेलेबल होता है, प्लेलिस्ट सीक्वेंस में होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर में आप चले जाइए और वहाँ से एपिसोड 1 से ऑफ दिस चैप्टर आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। एक और बात, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो नॉट नेसेसरली इंग्लिश है और नॉट नेसेसरली हिंदी है। मैं दोनों लैंग्वेज में इक्वली कंफर्टेबल हूँ, तो मैं पूरी ये कोशिश करूँगा as per requirement of whatever is the sum and whatever is the situation, I will change my language as per the requirement। जैसी ज़रूरत है वैसे इंग्लिश और हिंदी में हम ट्रांसलेट करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये जितना आपको बताया गया है वो पूरा आपको समझ में आया है। ओके, जैसे हर एक यूट्यूबर कहता है वैसे भी मैं भी कहूँगा कि एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, अगर जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया है, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड द वे दैट द एक्सप्लेनेशन हैज बीन डन, दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन ड्रिल्ड इन योर माइंड, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, डू लाइक द वीडियो। इफ यू सब्सक्राइब, there is nothing like it. It would help the channel's reach to grow to as many people as possible. Okay, so definitely do those rituals that are connected to every YouTube person's channel. Right now, I'll dwell into the continuation of retirement of partner. Getting started with the lecture for the day. Before I dwell into this particular chapter and the concepts, क्विक रिकैप कर देता हूं ताकि आपको पता चले ये चैप्टर में क्या क्या मैंने लास्ट टाइम कवर अप किया था। ओके, हम कर क्या रहे हैं, चैप्टर का नाम ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स ये जो वर्डिंग है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नेसेसरी नहीं है कि आपको ये इंडेक्स में डायरेक्टली नजर आएगा। इंडेक्स में जो आपको नजर आएगा वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें जो सब हेडिंग होता है, ओके, उसके अंदर का एक हेडिंग जो होता है वो होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगर वर्ड, ओके, उसके अंदर देयर आर 3 सब डिविजन्स, दिस इज वन ऑफ देम। ओके, लेट मी मूव ऑन। इसका मतलब क्या था? वेल, डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, सो देयर इज 1 पार्टनर, देयर इज 2 पार्टनर एंड देयर इज अ थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर का आपको नाम मैंने वहां पे लिख के बता दिया है, उनका नाम है मिस्टर अलविदा। अभी आपकी हिंदी अगर थोड़ी बराबर है होनी चाहिए तो आपको अलविदा का मतलब पता होना चाहिए, बाय बाय, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो ये भाई साहब करता है। रीजंस काफी अलग अलग होते हैं, पर जब 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स में से एक पार्टनर डिसाइड करता है कि बहुत हो चुका है, मेरे को कंटिन्यू करना नहीं है, मैं इस बिजनेस को त्याग देता हूं और छोड़कर चला जाता हूं, और वो सारे अपने फॉर्मेलिटीज को पूरी कर देता है, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट। ओके, क्विक रिकैप कि रिटायरमेंट के रीजंस क्या क्या थे, आइए देखते हैं रीजंस। पहला क्या था? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स एक तरीके से, पार्टनरशिप फर्म जो होता है, पार्टनरशिप की दुकान जो होती है, वो एक तरीके से दोस्तों के बीच में होती है, नॉट नेसेसरी दोस्त, बट एक कंफर्ट लेवल होता है ए और बी, बी और सी, सी और डी के बीच में। अगर वो कंफर्ट लेवल
फॉर सम रीजन थोड़ा अटपटा हो गया, थोड़ा ऊंच नीच हो गया, किसी ने किसी को कुछ बता दिया, थोड़ी गाली गलौज हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो पॉसिबल है बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। ऐसा थोड़ी है कि आपको इन्हीं के साथ में बिजनेस करना है, आप दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो, दूसरे किसी के साथ में आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ आनाकानी हो गई, अनबन हो गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पार्टनर हो सकता है उसका ईगो ज़्यादा बड़ा है, वो बोलेगा नहीं मुझको तुम्हारा शक्ल देखना नहीं है, वो रिटायरमेंट ले लेगा। दूसरा बात, ओल्ड एज, बुढ़ापा हो सकता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो व्हेन यू आर फिजिकली नॉट केपेबल, चलने में आपको दिक्कत होती है, काफ़ी लोग आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है, देयर आर वेरियस डिजीज जहाँ पे उनकी याददाश्त सही नहीं रह पाती है, दे डोंट हैव अ गुड मेमोरी। सो ऑब्वियसली जब एक पार्टनर की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, इट मे मोस्ट प्रोबब्ली इट विल इफेक्ट हिम बट इट विल ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस एंड द रिमेनिंग पार्टनर। सो इट मे हैपन दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स में रिक्वेस्ट द सीनियर पार्टनर कि आप प्लीज रिटायरमेंट ले लीजिए। उसके बाद अगर मौजूदा बिजनेस में घाटा होता है तो कोई भी नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स कि उसका जो बिजनेस है उसमें लॉस हो। अभी सहन शक्ति की बात है, मतलब somebody कैन सफर दैट लॉसेस फॉर मोर टाइम, somebody कैन नॉट सफर इट फॉर मोर टाइम। मतलब अगर एक पार्टनर के पास पैसा काफ़ी है तो वो बोलेगा मैं रुक जाता हूँ 5 महीने 6 महीने, देखता हूँ बाद में क्या होगा। बट अगर एक पार्टनर के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वो बोलेगा नहीं भाई मुझको मेरा घर चलाना है, ये बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। फिर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। कभी कभी क्या होता है, मौके पे चौका, ओके, ऐसा कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट हर दिन बदल रहा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो हर दिन बदल रहे हैं। आज जो सीजन है हो सकता है 6 महीने बाद वो प्रोडक्ट का सीजन नहीं होगा। तो एक पार्टनर के दिमाग में आया होगा कि देखो ये सीजन आ रहा है, ये प्रोडक्ट जो है गरम गरम समोसे की तरह बिक जाएगा। बट क्योंकि वो दो बिजनेसेस नहीं चला सकता है, अभी का बिजनेस और जो नया बिजनेस उसको शुरू करना है वो चला नहीं पाएगा, पूरा ध्यान उसको वहां पे देना है नए बिजनेस में, वो पुराने लोगों से कह सकता है कि मैं अभी ये बिजनेस से रिटायरमेंट लेता हूं, वो भी पॉसिबिलिटी है। फिर लास्ट का सेटिस्फाइड विद लाइफ, मतलब क्या है, अपने जीवन से पार्टनर संतुष्ट है। ये कब होता है, ये सबके साथ तो होता नहीं है क्योंकि ज़माना ऐसा है दैट द फैक्टर ऑफ ग्रीड, मतलब पैसा जो है ना लोगों को ज़्यादा 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 चाहिए, वो कभी वो उसकी जो ज़रूरत है कभी पूरी होती नहीं है। बट ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोग थोड़े सन्यासी स्टाइल के हैं, मतलब क्या है, उन्होंने अपने जीवन में जो काम करना था, जो भी उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे, उन्होंने सारी चीज़ें पूरी कर दी है और अभी उनको सिर्फ शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो वो कह सकते हैं कि मतलब बहुत साल हो गए हैं, बिजनेस काफ़ी सालों से कर लिया है, अब मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो ये थे रीजंस जो हमने लास्ट टाइम पढ़े। आए आगे जाते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट में, इसमें अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे। अब मैं फर्राटे से ये सब पढ़ देता हूं क्योंकि इसमें से दो अकाउंट्स पे आज हमारा खास करके ध्यान होगा। पूरी स्टोरी नहीं करेंगे, सिर्फ दो कैरेक्टर्स है उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन आज दे देता हूं, और ये कैरेक्टर्स किस तरीके से हमारे ये रिटायरमेंट के पिक्चर में इनको हमको यूज करना है। ओके, लेट्स गो अहेड। फर्स्ट जनरल, कि कितने अकाउंट्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अकाउंट है, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट नाउ डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन द concept to you. Why is it profit, why is it loss, and why is the word adjustment? There is a meaning to everything. Whatever you do in accounts, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पीछे साइंस ना हो। ओके, एक जमाना था, ज्यादा पुराना नहीं, हो सकता है आपके 10+1 में जो आपने 10वीं पास की ना उसके बाद में, जब ये पर्टिकुलर विषय, जब ये टॉपिक स्टार्ट किया गया था, अकाउंट्स का एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या कहता है कि accounts is a science as well as an art. Now what does that mean, a science as well as an art?
अकाउंट्स नीटली बनाया जाता है। इसके लिए इट इज एन आर्ट, ओके। वो अच्छा है, दिखने में बहुत बहुत अच्छा है, फ्री हैंड ड्राइंग होता नहीं है। आपने ज़माने पहले आपके स्कूल में ना लेबोरेटरी में अमीबा ड्रॉ किया होगा, वो सबसे बेस्ट डायग्राम था, क्योंकि उसके लिए कभी कुछ आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं थी। जैसे है आपने आपका पेंसिल घुमा दिया, अमीबा बन गया। अकाउंट्स वैसा नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ परफेक्ट लाइन्स एंड ऑल्सो इट इज अ साइंस। व्हाई इज इट अ साइंस? क्योंकि आप जो अकाउंट्स में लिखते हो, ओके, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग बिहाइंड इट एंड हैज अ रीजन बिहाइंड इट। अकाउंट्स में अकाउंटेंट नहीं बोल सकता है मेरा मूड है ना, मैंने लिख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। आपका मूड और अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। सो आई एक्सप्लेन द मीनिंग टू यू। इसका एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका भी मतलब है, आ जाएगी उसके ऊपर। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा है न्यू बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं है, नॉर्मल बैलेंस शीट है, इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज आएगी। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम या तो कैश अकाउंट बनाते हैं या तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। अभी थियरी है, थोड़ी देर आप रुक जाइए। एक्चुअली जब हम ये बनाएंगे मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करा दूंगा, आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा कि कैश अकाउंट कब बनता है और बैंक अकाउंट कब बनता है। थोड़े आगे जाते हैं। हाँ, दिया क्या है आपके सुंदर से स्क्रीन के ऊपर, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट करता है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव टू गिव हिम अ सेंड ऑफ पार्टी। आपने काफी बार देखा होगा ना कि कोई ऑफिस में से रिटायरमेंट ले रहा है, तो हो सकता है कि वो 20 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसने काफी इज्जत बना ली है ऑफिस में। तो जो बाकी के उनके टीममेट्स होते हैं, जो भी ऑफिस के लोग होते हैं, वो उनको एक छोटी सी पार्टी देते हैं। भी कोई बड़ा आदमी होगा तो बड़ी सी पार्टी देगी उसको, बट एक सेंड ऑफ पार्टी तो बनता ही है। और उसके अलावा जो भी उस पार्टनर का हक होता है, वो पार्टनर का पैसा आपको उनको दे देना है, ओके। तो पार्टनर जो है ना फ्री का नहीं जाएगा। सेंड ऑफ पार्टी तो डेफिनेटली लेगा, ये जो है डीजे भाई साहब, उसको भी आपको बुलाना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ा डांस होगा, थोड़ा नाच गाना होगा, पर वो सब करने के बाद में भले ही रिटायरिंग पार्टनर का कमर दुख रहा है, तो भी वो डेफिनेटली बाकी के पार्टनर्स के पास जाएगा और बोलेगा मुझे मेरा 1 2 3 4 5 जितने ये सारे मेरे अमाउंट्स बनते हैं मुझे आप दे दीजिए। अभी सवाल ये पैदा होता है कि रिटायरिंग पार्टनर जब जा रहा है, कल नहीं आने वाला है बिजनेस के अंदर, तो उसको हमको क्या क्या पे करना है। वेल, आगे देखते हैं क्या कहा है। देयर आर 5 रीजंस, काफी होते हैं, मैंने सिर्फ 5 यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला, आपको उस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल उसको लौटाना है, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है? पार्टनर का पैसा, मालिक का पैसा। तो जब तक आप मालिक हो, आपका पैसा बिजनेस में है। जैसे ही आप मालिक नहीं रहो, अभी ऑब्वियस है ना कि अगर आप रिटायरमेंट ले लोगे, सो फ्रॉम टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू कम टू द बिजनेस, सो योर मनी हैज टू बी रिफंडेड बैक टू यू। सो दैट इज व्हाट इज डन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिटर्न हिज मनी, ओके। उसका कैपिटल आप उसको लौटा दो। उसके बाद हिज और हर शेयर ऑफ रिजर्व्स। अभी ये रिजर्व्स का क्या चक्कर होता है? देखिए, आप जब बैंक में पैसा डालते हो ना, हो सकता है 100 रुपीज, आफ्टर 2 years 3 years विल इट रिमेन 100? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। उसी तरह जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख, वो पैसा पैसे को खींचता है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा बनता है उसको रिजर्व्स कहते हैं। तो रिजर्व्स कभी कभी जनरल रिजर्व होता है, कभी कभी रिजर्व फंड होता है, बट रिजर्व्स में जो पैसा है वो पार्टनर का है। जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा आप ढूंढ लीजिए और उसको आप थमा दीजिए। उसके बाद क्या है? हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज इंट्रोड्यूस में नहीं कराऊंगा, पर हर पार्टनर मेहनत करता है, मेहनत करके अपना नाम सोसाइटी में, अपना नाम बिजनेस कम्युनिटी में बनाता है। तो वो नाम का एक कीमत होता है, एक वैल्यू होता है। बड़ा आदमी होगा 10 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, कोई छोटा बिजनेसमैन होगा 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, ओके, यू हैव टू मेक श्योर। नाउ व्हेन आई से यू, व्हाट डज दैट मीन? द रिमेनिंग पार्टनर्स, ए बी सी। सी अगर मिस्टर अलविदा बन गया है तो ए एंड बी कंटिन्यू करेगी। सो ए एंड बी हैव टू फाइंड आउट कि सी का गुडविल कितना है, सी का अच्छा नाम कितना है, उसकी वजह से कितने कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, तो वो उनको मैच करना पड़ेगा, और वो गुडविल मनी में कन्वर्ट करके, पैसे में कन्वर्ट करके, रुपये में कन्वर्ट करके उसको आपको पे कर देना है, ओके। इसके बाद का क्या था? हिज और हर शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। गिव मी सम टाइम ड्यूरिंग दिस लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन। के
ये जो वर्ड रीवैल्यूएशन है इसका मतलब क्या है और इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस. एंड द लास्ट, his or her share of current year's profit. All of this has been explained in a very lengthy manner in the first explanation, in the first lecture of this particular chapter. So it's my request, अभी आपको मेरी लंबी भाषण सुनने की जरूरत नहीं है. मैंने वो भाषण एक्सप्लेनेशन जो है इसका पहले ही दे दिया है. आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो इसके पहले के वीडियो में. हाँ, दूसरी बात, चिंता ना करें, ये सारी चीजें थियोरी है, ये सब को हमको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है. मुझे सॉल्व करना है, मुझे आपको प्रूव करना है कि ये वर्डिंग्स का मतलब क्या है और ये डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम आगे सॉल्व करेंगे. तो ये तो हो गए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमको क्या क्या पेमेंट करना है. थोड़े आगे जाते हैं. एंड आज इस लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं किस बात पे ध्यान देने वाला हूं. सो लेट्स रीड. फर्स्ट अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है और कभी कभी उसको कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड अकाउंट पे ध्यान नहीं देगी, वो पार्टनर्स कैपिटल है. तीसरे पे ध्यान देगी, न्यू बैलेंस शीट. वेरी इंपॉर्टेंट था, नॉट बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट. क्योंकि जैसे ही पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या हो जाता है ना, अकाउंटेंसी में बुक्स बंद हो जाते हैं. जैसे आपका अगर 5th स्टैंडर्ड खत्म हो गया तो फिर उसके बुक्स बंद, 6 के बुक्स चालू. ओके, आप वही हो, पढ़ाई वही है, बट बुक्स बंद होता है और बुक्स शुरू होता है. उसी तरह जब रिटायरमेंट होता है तो 3 पार्टनर्स की बुक्स बंद हो जाती है और 2 पार्टनर्स का बुक्स शुरू हो जाता है. तो जब वो बुक्स स्टार्ट होता है उसमें एक न्यू बैलेंस शीट बनता है. ओके, सो आई कम टू दैट कि इसका मतलब क्या है. And if required, cash or bank account. Okay, it will not be required today, so I can very clearly tell you, do not worry about it. इसकी चिंता आप फिलहाल ना करें. आगे जाके ये पूरा लिस्ट मैंने आपको बताया था, बट इसमें जो 4th पॉइंट है उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा होगा कि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ढूंढे और हम वो ढूंढने के बाद में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा हम उसको कैसे देते हैं. ओके, नाउ दिस इज pretty much it as far as the theory is concerned. Okay, I will be right now dwelling into getting into the practical part, but please note, not the entire practical part. I will only be explaining 2 parts of this particular chapter of retirement. Before I start with my first काइंड ऑफ क्वेश्चन, द रीजन मैं वो काइंड ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं है. आप कितने भी टेक्स्ट बुक्स को देख लोगे आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है. सोच लीजिए ये स्टीवन सर के एग्रीकल्चरल फार्म के ऊपर उगाया गया है. द रीजन मैं ये खुद का क्वेश्चन बता रहा हूँ इस मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन का आपको इंट्रोड्यूस करा के दे रहा हूँ. थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े नहीं 2 या 3 बार अभी के अभी इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ही, अंग्रेजी में कहावत है, मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नॉट नेसेसरली अ मैन, एनीवन. ओके, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को भी अपने एरिया में बेहतर बनना है, प्रैक्टिस इज नेसेसरी. अगर एक फिल्म एक्टर एंड एक्ट्रेस को भी बेहतर बनना है, प्रैक्टिस इज नेसेसरी. इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे विथ मी. ओके, डू जॉइन मी. ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है, आई डू अंडरस्टैंड. ओके, अगर ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपके पास नोटबुक है, अगर आपके पास एक पेन है, ओके, जो भी अपैरेटस लगते हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट में सॉल्यूशंस को रेडी रखने के लिए, इट इज़ माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू कीप दैट नोटबुक विथ यू. आई डू माय बेस्ट कि मैं थोड़ी स्लो स्पीड पे जाऊं सच दैट आप मेरे साथ में ये ड्रॉ कर सको और आप ये सॉल्व कर सको. ओके, डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ रनिंग वीडियो. आप ऐसा भी कर सकते हो, जो पॉसिबल तो है ही, पॉज कर लीजिए, देख लीजिए कि मैंने क्या रिक्वेस्ट किया है ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में मेरी गाड़ी को आप आगे लेकर जाइए. बट इट इज़ माई रिक्वेस्ट बिकॉज अकाउंट्स इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. आई कैन नॉट गो ऑन यापिंग फॉर 1 hour एंड देन एक्सपेक्ट कि आपको ये सब आ गया है. Practice is very important, and if you cannot do it tomorrow but do it right now with me, it will prove extremely beneficial to you. Okay, so I hope you have a mature head on your shoulders and you use that and you join me for the practice of whatever I'm going to do after this. तो पहली बात मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि हमारा सोल्यूशन
दिखेगा कैसे, क्वेश्चन तो अगल अलग दिखेगा बट हमारा सोल्यूशन क्या दिखेगा. देयर विल बी टू पार्ट्स इन अ सोल्यूशन. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. हाउ टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट. तो एक ओल्ड बैलेंस शीट होगा तब जाके तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, जो वर्ड है ना रीवैल्यूएशन, इसका मतलब है ओल्ड से न्यू पे आना. ओके, उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन. पूरी कहानी फर्स्ट लेक्चर में है, तो फर्स्ट लेक्चर आप डेफिनेटली देख लीजिए. आगे जाते हैं. न्यू बैलेंस शीट इस तरह बनेगा, अप्रोक्सीमेटली ऑफ हाफ पेज. तो हाफ पेज का आप न्यू बैलेंस शीट बना सकते हो. लाइबिलिटी है, 2 columns for amount, asset है and 2 columns for amount. Next, just below that, okay, you can also prepare profit and loss adjustment account. Normal account है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, टू एंड बाय आने वाला है. आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हो. मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और मैं भी आपको बता सकूं लिखा है चेंज वाला अकाउंट. नो प्लीज आप मत लिखना, ये जस्ट बताने के लिए है कि ये आने वाले अभी कुछ मिनट्स में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है. तो जब भी हो चेंजेस, इंक्रीज एक चेंज होता है, डिक्रीज एक चेंज होता है. तो चेंजेस हम कहाँ पे लिखेंगे, हम इस पर्टिकुलर अकाउंट में लिखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या तो रीवैल्यूएशन. चेंज वाला वो बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है. ओके, आई रिपीट, पॉज कर दो, मुझको बना लो. 3 बार बना लोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं 3 बार आपको आज ये प्रैक्टिस कराऊंगा. फाइन, आई गेट स्टार्टेड, रादर लेट मी कंटिन्यू. ओके, नाउ हाउ विल योर अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट लुक लाइक. इसमें कंटेंट क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ देखकर समझ लीजिए. देखिए, एक नॉर्मल अकाउंट है, मतलब इसका एक डेबिट साइड है और इसका एक क्रेडिट साइड है. अभी कोई भी अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. अब ये कोई मेरा रूल तो है नहीं. ओके, ये बड़ा पुश्तैनी रूल है बिकॉज वेन एवर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी वॉज फॉर्मुलेटेड, जब इसको बनाया गया था तो जो भी बंदे थे जिन्होंने बनाया उन्होंने ये पर्टिकुलर रूल्स बनाए थे. तो उनके हिसाब से डेबिट में खर्चे आते हैं और क्रेडिट में कमाई आती है. ओके, इस चैप्टर में खर्चा कैसे होगा, कमाई कैसे होगा, या नफ़ा कैसे होगा और नुकसान कैसे होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ. सिर्फ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो दीज आर द रूल्स, यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू हैव हर्ड इट फ्रॉम मी. डेबिट में क्या आता है, अगर एसेट माइनस हो गया, या आप बोल सकते हो एसेट का कीमत कम हो गया. जब एसेट का कीमत कम होता है ना, मतलब क्या है, आपने गाड़ी ली, मोटर कार, ओके, और वो थी 20 लाख की, और 1 साल के बाद क्या हो गया, आप जब उसको बेचने गए कुछ रीज़न की वजह से कोई भी आपको 20 लाख नहीं दे रहा है, सिर्फ 15 लाख आपको मिल रहा है, तो 5 लाख का तो एसेट का वैल्यू कम हो गया ना. तो क्या है, इज दिस एक्सपेंस or an income for you? Is it a profit or a loss for you? Obviously you all are very very brilliant people. Okay, समझदार हो आप, इशारा समझ गए हो कि अगर गाड़ी जो एक एसेट होता है उसका वैल्यू कम होता है तो वो नुकसान होता है, तो इसकी वजह से वो डेबिट में आता है. मैंने लिख के भी बताया है, नुकसान होता है. इसका बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट होगा, मतलब अगर एसेट बढ़ जाएगा, कैसे हो सकता है, डिपेंड्स ना. अगर आपने गोल्ड सोना खरीदा, आज आपने खरीदा हो सकता है 30,000 में, 30,000, 1 साल 2 साल के बाद जब बेचने गए तो आपको 50,000 मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना, आपको फायदा हो गया है. सो जब एसेट प्लस होता है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ऊपर जाता है. काफ़ी एसेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू ऊंचाई, ओके, मतलब आसमान छूती है, तो तब आपको फायदा होता है. तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन. ओके, पुराना वैल्यू और नया वैल्यू. ओके, फिर लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या, क्योंकि हर बिजनेस में 2 चीज़ें हमेशा होती है, या तो एसेट होता है या तो लाइबिलिटी होता है. अगर लाइबिलिटी बढ़ जाता है, अभी सोचो लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगा. एग्जाम्पल, आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस देने थे, मतलब आपको किसी का पेमेंट करना था, ओके, 10,000, 6 महीने तक, ओके, आप उसको पेमेंट नहीं दे सके. कुछ तो सिचुएशन थी, परेशानी थी, आपके पास पैसा नहीं था. 6 महीने तक वो बंदा आ रहा था और आपसे पूछ रहा था, साहब मेरा पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो. आप बोल रहे हो नहीं कल आना, नहीं 1 महीने बाद आ, 2 हफ्ते बाद आना. अभी 6 महीने बाद
जो आपको 10,000 देना था ना, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट अभी करना पड़ेगा। आपने किसी को इतने टाइम के लिए घिसा दिया है तो ऑब्वियस है थोड़ा तो पेमेंट, वो खुद बोलेगा साहब 6 महीने हो चुके हैं, अभी 10 नहीं, मेरे को आप 15,000 दो, क्योंकि आपने मेरा पैसा इतने टाइम के लिए रोक के रख दिया। सो अ लाइबिलिटी विच वॉज ऑफ 10,000 अभी बढ़ के बन गया है 15,000, तो 5,000 बढ़ गया, तो ये आपका नुकसान होता है। तो व्हेन अ लाइबिलिटी गोज अप इट इज़ अ लॉस, एंड वाइस वर्सा व्हेन अ लाइबिलिटी गोज डाउन, अगर एक लाइबिलिटी कम होता है। एग्जाम्पल क्रेडिटर, ओके, क्रेडिटर को जो सप्लायर होता है आपको देना था 40,000 और फॉर सम रीज़न ओके आपको आपका घर वर सब बंद करके ट्रांसफ़र हो गया है, आपको चले जाना है, इमरजेंसी में आपको कहाँ पे जाना है, ओके गाँव जाना है। तो हो सकता है कि क्रेडिटर, आपके पास पूरे पैसे नहीं है, 40,000 नहीं, आप गए हो वेरी ऑनेस्टली, आप क्रेडिटर के पास गए और आपने बोला मेरे पास सिर्फ 38,000 है, 40,000 मेरे पास नहीं है और मैं कल की गाड़ी लेकर गाँव जा रही हूँ, पॉसिबल है। तो क्रेडिटर बोलेगा दे दो यार, 40,000 की जगह पे 38,000 दे दो, 2,000 का उसका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है बट हमारा फ़ायदा होता है। जब लाइबिलिटी को आप कम पेमेंट करते हो, जब उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो फिर हमको फ़ायदा होता है। सो दैट इज़ व्हाट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, लेस लाइबिलिटी। नाउ दिस इज एग्जैक्टली हमको 1 2 3 बार आज हमको अलग अलग स्टाइल में इसको रिपीट करना है। ओके, लेट मी टेक द स्टोरी अहेड। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन, बट मैंने क्या बोला है कि इसका सोल्यूशन डेफिनेटली आप मेरे साथ में करो। जो मैंने फॉर्मेट आपको पहले बताया है वो फॉर्मेट आप 3 बार बना लो ताकि 3 सोल्यूशंस में वो काम आ सके। इट वुड बी एन्जॉयबल, इट वुड बी फन, इट वुड ऑल्सो बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ यू कैन जॉइन मी फॉर द सोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू हैव इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होता है, ओके ये लुक है जैसे बताया गया है। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। अभी आपको ये समझने हैं कि ये सारे वैल्यूज क्या है? पुराने वैल्यूज है, ओल्ड वैल्यूज है। नया वैल्यू उन्होंने हमको नीचे के पॉइंट्स में दिए हैं जिसको कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर आगे दिया है चेंजेस गिवन इन अमाउंट। डोंट वरी, मैं उसके ऊपर आता हूँ। पहले बैलेंस शीट को आप थोड़ा देख लीजिए, उसकी मुंह दिखाई कर लीजिए। पूरा बैलेंस शीट नहीं है, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है। इतना हमको आज काफ़ी है मुझको पढ़ाने के लिए कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। लाइबिलिटी साइड पे देयर आर 2 लाइबिलिटीज। पहला है बिल पेएबल, दूसरा है क्रेडिटर। नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अगर कोई भी आप बैलेंस शीट देखो उसमें ये 2 लाइबिलिटीज आपको नजर आएगी। एसेट साइड पे देयर आर 4 एग्जांपल्स गिवन टू यू। पहला इन्वेस्टमेंट है, दूसरा स्टॉक है, तीसरा फर्नीचर और चौथा डिलीवरी वैन। डू नोट ऑल ऑफ दीज आर ओल्ड वैल्यूज। अभी आप नीचे पढ़ो। पहला पॉइंट, फर्नीचर शुड बी डेप्रीशिएटेड बाय 5,000। तो आपको एडजस्टमेंट बता रहा है कि ऊपर जो फर्नीचर 25,000 का है ना, वो अभी 25,000 का नहीं है, वो 5,000 से कम हो गया है। सो लेट मी शो यू कि जब वो 5,000 से कम होता है आपको वो हैंडल कैसे करना है और आपको वो कैसे रिकॉर्ड करना है। ओके, सो विथ मी प्लीज जॉइन मी फॉर द सोल्यूशन। सो इन योर फॉर्मेट पहली बात आप क्या करोगे? आपके पास एक बैलेंस शीट है और आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। इसमें मैंने कोड वर्ड आपको लिख के दिया है ALLA, एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एसेट, और उसमें मैंने साइंस डाले हैं माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप ये लिख के रख लो, पेंसिल में लिखना बेहतर होगा क्योंकि ये रफ वर्क है। दिस इज जस्ट माई टेक्निक टू टेल यू कि आप अगर ये कोड वर्ड फॉलो करो ALLA माइनस प्लस मोस्ट डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस को लिखने में, इफेक्ट्स देने में डेफिनेटली थोड़ा फायदा जरूर होगा। नाउ हमको लिखना क्या था? हमें लिखना था, पहले हमको पूरे पोस्टिंग्स करने थे। ओके, तो नॉट फर्नीचर, जितना बैलेंस शीट में आपने पहले देखा है पुराने बैलेंस शीट में, वो सारे हम यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, और एक लाइन हमको खाली रखना है, लीव 1 लाइन, क्योंकि उसमें हमको एडजस्टमेंट के साथ डील करना है। पहले बिल पेबल आप लिख लीजिए 19,000। You can leave 1 or 2 lines on the liability side. Generally, after leaving 1 or 2 lines, remaining items are written. Leave 1 line. After that, you have creditor, जो है
18,000। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन का शक्ल बता रहा हूं सो दैट यू नो कि मैं क्या आपसे बता रहा हूं। ओके, अगेन इन अ कॉलम में लीव वन लाइन। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट 40,000। लेट मी राइट दैट फॉर यू। Investment 40,000, and again please join me. I'm being a bit patient, I have to be, because if you can join and write this with me, nothing like it, आपको ये बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट स्टॉक 10,000 आपको लिखना है इनर कॉलम में, वो भी लिख लीजिए। ऑलवेज लीव वन लाइन, बिकॉज व्हेन यू लीव वन लाइन, वो वन लाइन के अंदर जो बदलाव आने वाला है, जो रिवैल्यूएशन होने वाला है, जो पुराना से नया होने वाला है, वो वन लाइन के अंदर हमको फिट करना है। नेक्स्ट इज फर्नीचर 25,000, प्लीज वो भी आप लिख लीजिए। देन वी हैव ओनली वन आइटम रिमेनिंग, व्हाट इज दैट? डिलीवरी वैन इज आवर नेक्स्ट आइटम, तो डिलीवरी वैन आप लिख लीजिए विच इज 55,000। डिलीवरी वैन किन लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एसेट होता है? आजकल के ज़माने में, इस मॉडर्न एज में, देयर आर मल्टीपल कंपनीज ओके जो फूड डिलीवरी का बिजनेस करते हैं। तो एक्चुअली वो फूड को पकाते नहीं है, वो फूड को खाते नहीं है, बट बीच में जो डिलीवरी होती है, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा एक टाइम पे था, उबर ईट्स, देयर आर सो मेनी कंपनीज ओके, बड़े बड़े कंपनीज जो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। तो उनके लिए सबसे मेजर चीज़ क्या होती है? वो होता है डिलीवरी की व्हीकल। ओके, नॉर्मली कोई बाइक होती है, तो उनके लिए डिलीवरी वैन या डिलीवरी का जो व्हीकल होता है वो एक एसेट होता है। ओके, तो आपने किया क्या? आपने जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन पूरी तरह से, ये था ओल्ड बैलेंस शीट, आपने उसको पूरी तरह से लिख दिया न्यू बैलेंस शीट में। एक एक लाइन आपने खाली रखा। रीजन क्या था? क्योंकि वो एक एक लाइन के अंदर जो बदलाव आने वाला है, जिसको हम कहते हैं चेंजेस, ओके, जिसको हम ये भी कहते हैं रीवैल्यूएशन, वो हम लिखने वाले हैं। नाउ लेट अस एक्चुअली स्टार्ट, शुरुआत करते हैं कि ये रीवैल्यूएशन करना कैसे है। पॉइंट 1 पढ़ लीजिए। फर्नीचर शुड बी डेप्रीशिएटेड बाय 5,000। नाउ आपके सोल्यूशन में आप जाइए, मैं भी चला जाता हूं, और फर्नीचर पे आपका ध्यान दीजिए। कितना है फर्नीचर? 25,000। आपके उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ने आपसे क्या कहा कि आपको इसको डेप्रीशिएट करना है। तो डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है? प्लस के माइनस। सिंपल सा सवाल है, ऑब्वियसली मुझे लगता है आपका जवाब माइनस ही होगा। तो फर्नीचर को आपको -5,000 करना है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि उसका वैल्यू बदल गया है। ओके, हाँ, ये जो -5,000 है, इसको हम कहते हैं चेंज, बदलाव। ओके, छुट्टे की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, बट जो बदलाव, परिवर्तन आता है। नाउ आगे देखिए, मैंने एरो से डिपिक्ट किया है कि क्या चेंज हो गया। एसेट से जो एरो है वो है माइनस की ओर, मतलब ये है माइनस एसेट। शॉर्ट फॉर्म में आप -A कह सकते हो। चेंज एक एडजस्टमेंट होता है, उसके दो इफेक्ट होने चाहिए। आपने अभी अभी लिखा है -5,000, अभी ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जब आपका एसेट वैल्यू में कम होता है तो उसके वजह से आपका नुकसान होता है। तो कम टू द बॉटम अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड पे आई होप आपको दिखता है -A, तो वो एक इशारा है, दैट इज अ हेल्प, दैट इज अ सिंबल टू यू कि माइनस एसेट डेबिट साइड पे आता है। तो 5,000 का आपको सेकेंड इफेक्ट देना है, और वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। नाम बता देता हूं मैं वापस से, व्हाई इज इट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट? क्योंकि अभी अभी आपका फर्नीचर 5,000 से कम हुआ, जब वो रीवैल्यू हुआ, कम हुआ, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। इसके लिए कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना उसका। इसके लिए जो नाम आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सो इसका सेकेंड इफेक्ट हम डेबिट साइड पे दे रहे हैं, जो है टू फर्नीचर 5,000। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है रिवैल्यूएशन का। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये आपके हर प्रॉब्लम का 50% का हिस्सा होगा। आधा सम आप यही हैंडल करोगे। क्या? एसेट प्लस एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी माइनस। अगेन ये एक एग्जाम्पल था, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम?
सो बाहर जो फर्नीचर है उसका हमने वैल्यू लिख दिया 20,000। तो 25,000 ओल्ड वैल्यू, 20,000 न्यू वैल्यू, रीवैल्यू कितना है 5,000 और वो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख लिया है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्या कहा, इन्वेस्टमेंट्स शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 3,000। अब ये अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाओ, उसी तरह हमको इन्वेस्टमेंट को चने के झाड़ पे चढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। कितना, 3,000 से। सो लेट्स सी, इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, फर्स्ट आइटम है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है 3,000 बढ़ा दो, तो बढ़ा देते हैं प्लस 3,000। अगेन ये बदलाव है, ये चेंज है जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, प्लस चेंज। एग्जाम में प्लीज नोट, आपको ये जो वर्ड है ना चेंज, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चेंज कभी कभी अप्रिसिएशन, कभी कभी डेप्रिसिएशन, कभी कभी इंक्रीज, कभी कभी डिक्रीज, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा। आज मेरा सिर्फ ध्यान इतना आपके ऊपर है कि क्या आपको समझ में आया एसेट कब प्लस हुआ कब माइनस, लाइबिलिटी कब प्लस हुआ और कब माइनस। अभी हम सिर्फ एसेट के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। देयरफॉर अभी क्या हुआ इन्वेस्टमेंट में, देख लो आप, प्लस हुआ है, एसेट प्लस। अभी आपको कहां पे नजर आता है, लुक एट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नीचे है ना, आपको क्रेडिट साइड पे प्लस ए दिखता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, एसेट बढ़ता है तो फायदा होता है। सो बाय इन्वेस्टमेंट 3,000, क्या किया आपने, सेकेंड इफेक्ट दिया। जो भी बदलाव का नंबर है वो आपको 2 बार लिखना है। वट एवर इज द नंबर, वट एवर इज द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, इट हैज टू बी रिटन 2 times because that is the meaning of an adjustment. There has to be one debit and one credit. Now in the outer column, please write 43,000. Today it's just a formality, outer column. Okay, let's move on. Our next adjustment is delivery van. What's happened to it? Should be decreased to 40,000. Now please get the grammar correct. व्याकरण, okay, हिंदी में जो कहते हैं सही से आपका होना चाहिए। 40,000 से कम ज्यादा नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट। 40,000 पे लेकर आना है। ओके, क्या कहा है, डिक्रीज्ड टू TO2 40,000। अगर वो कहे डिक्रीज्ड बाय 40,000 देन यस, जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल से 2 अक्षर है, टू और बाय, बट देन मतलब में बहुत बड़ा अंतर आता है उसका। प्लीज नोट, आपको 40,000 बना देना है, ये नया वैल्यू है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, आपको दिखता है डिलीवरी वैन कितने का है, 55,000, 55,000, ये ओल्ड वैल्यू है। नया वैल्यू बाहर लिख लीजिए 40,000। प्लीज नोट, मैंने एक लाइन की नीचे लिखा है। ओके, तो 40,000 का प्लीज सेकेंड इफेक्ट मत देना, दैट इज जस्ट एन आंसर। 55,000 को आप 40,000 कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली आपको माइनस करना है कितना, 15,000। ये 15,000 रीवैल्यूएशन है, ये 15,000 चेंज है। आप भी लिख लीजिए माइनस 15,000। अभी आपको करना क्या है, देख लीजिए एरो, एसेट माइनस, एसेट माइनस का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, कम डाउन, लुक एट द डेबिट साइड। आपको -A का एक सिंबल दिखता है वहां पे, तो माइनस एसेट होता है तो गाड़ी हमारी यहाँ पे जानी चाहिए। तो डेबिट साइड पे आप इसका सेकेंड इफेक्ट दोगे, टू डिलीवरी वैन 15,000। 40,000 मत लिखना, बहुत बच्चे एग्जामिनेशन के टेंशन में उसको लिख देते हैं। जो प्लस हुआ जितना प्लस हुआ, जो माइनस हुआ जितना माइनस हुआ, वो आपका बदलाव है, वो आपका चेंज है, और वही आपको ये चेंज वाला अकाउंट के अंदर लिखना है। अगेन let me give you more examples. The more examples I give you, the better, the clearer the concept to you, okay, of revaluation. ये word का आदत डाल दो, अकाउंट्स के इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ, बिल पेएबल शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1,000। अभी देखिए, बिल पेएबल तो लाइबिलिटी है, वो बढ़ रहे हैं, बढ़ाओ 1,000 से, बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्लस 1,000। तो मतलब प्लस ये चेंज हो गया ना आगे, तो मैंने लिखा है प्लस चेंज, कभी चेंज प्लस है कभी माइनस है। तो लाइबिलिटी, एरो पे ध्यान दीजिए, प्लस हुआ, एसेट नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइबिलिटी प्लस। वेयर डू यू सी दैट, आपको कहां पे नजर आता है, आपको डेबिट में दिखता है, प्लस L ऐसे लिखा है। मतलब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो एक तरीके से मुसीबत पड़ जाता है। ओके, ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे देने हैं तो वो तो आपका नुकसान होगा, इसके लिए डेबिट साइड पे आप ये लिखोगे। तो वो जो कोड वर्ड है ना ALLA,
माइनस प्लस, ये एक तरीके से शॉर्टकट है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है, बट अगर आपको थोड़ी जल्दी करना है ये कोड वर्ड को आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू बिल पेएबल 1000, क्योंकि वो 1000 बदलाव था। अभी इसी गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ऑब्वियसली बाहर के कॉलम में आपको 20,000 लिखना है। अगेन ये फॉर्मेलिटी है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा आउटर कॉलम पे, मैं बदलाव पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये क्वेश्चन के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए ये लास्ट का पार्ट है। क्रेडिटर्स शुड बी डिक्रीज बाय, वो या वर्ड याद रखना, बाय का मतलब इतने से आपको कम करना है। तो क्रेडिटर्स में चले जाइए और 2000 आप कम कर दीजिए, -2000, तो माइनस चेंज हो गया, मैंने वही लिखा है, आप भी लिख लीजिए। प्लीज डू राइट इट विथ मी, आई एनकरेज यू, आपको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, मेरे साथ बने रहो। ओके, रेस में पीछे मत रह जाओ, आगे मत जाना, संग संग रहना। ओके, अभी ये -L है, माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि एरो भी आपको वही बता रहा है, लाइबिलिटी माइनस। वे डू यू सी इट? प्लीज सी डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो, आपको नजर आना चाहिए, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ आपको वहां पे एक कोड वर्ड दे दिया है। -L क्रेडिट साइड पे दिखता है, तो क्रेडिट साइड पे आप लिख लीजिए बाय क्रेडिटर 2000। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, जहां पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एसेट लाइबिलिटी में जब प्लस माइनस होता है कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। और ये जो कोड वर्ड है ALLA, माइनस प्लस, ये आपका बहुत हेल्प कर सकता है आपको सेकेंड इफेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में, सेकेंड इफेक्ट को लिखने में। आउटर कॉलम क्रेडिटर्स का आए हम लिख लीजिए, विच इज 16,000। नाउ लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। क्या था क्वेश्चन में? बिल पेएबल क्रेडिटर, हमने उसमें चेंजेस कर लिए। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक भी था पर हमने स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं किए। क्यों? देखिए, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, क्योंकि नीचे के जो पॉइंट्स थे ना, 5 पॉइंट, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर आपको क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्टॉक में कोई बदलाव नहीं आया। कभी कभी होता है ना, कोई चेंज नहीं होता है। आपने किसी को देखा 10 साल बाद वो मोटा हो गया, आपने 10 साल बाद देखा वो पतला हो गया, या 10 साल बाद आप बोले वो अरे आप तो बदले ही नहीं हो, दैट मीन्स नो चेंज। सो नो चेंज का मतलब नो प्लस नो माइनस, तो आप वही डैश 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 डाल सकते हो, वही 10,000। इनर कॉलम में मत लिखना प्लीज, आउटर कॉलम में आप लिख लेना। सो आउटर कॉलम में 10,000 आपको लिखना है। ओके, दिस ब्रिंग्स टू एन एंड my first question, which helped you understand, I hope so, the changes in assets and liabilities. मैंने अमाउंट्स में दिए थे, अब मैं ये थोड़ी वेराइटी चेंज करता हूं और आपको सेकेंड क्वेश्चन में ले जाता हूं। Now we move on to our second question, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है वो देख लेते एक बार। ओके, क्वेश्चन दिखता वैसे ही है, एक बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड वैल्यूज दिए गए हैं, मैंने लगभग सेम रखा है उसको, आई हैव केप्ट इट ऑलमोस्ट द सेम, बट जो एडजस्टमेंट्स है वो मैंने थोड़े बदल दिए हैं ताकि थोड़ा और अलग टाइप का हमको प्रैक्टिस हो सके। नाउ द बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू हैज बिल पेएबल, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड डिलीवरी वैन। दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, ये बिल्कुल पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बट हमारा काम इतने से चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारा क्वेश्चन भी आज अधूरा है और हमारा सोल्यूशन भी अधूरा है, पूरा हम आज नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है उन्होंने, 1 से लेके 5 पॉइंट है, पर अगर आप वो जो रेड फॉन्ट में है वो देख लो, चेंजेस गिवन इन परसेंटेज। जो इसके पहले का मैंने क्वेश्चन किया वो अमाउंट में दिया था और अभी मैंने परसेंटेज में किया है। ओके, आप नज़र मार लीजिए, 10% है, 20% है, तो ना वो जो परसेंटेज है ना, पहले मैं वो परसेंटेज का चक्कर क्लियर करा देता हूँ ना। आप में से कुछ लोग, मैनी ऑफ यू विल बी एक्चुअली वेरी वेरी गुड एट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, आई डोंट हैव टू एक्चुअली टीच यू दैट, बट फॉर सम ऑफ यू जो लोग मैथ्स में इतने अच्छे नहीं हैं, उनको मैं पढ़ा देता हूँ कि 10%, 20%, 5% अगर पूछे तो करना क्या है। जैसे स्क्रीन पे आप पहले से ही देख रहे हो, 10% ऑफ एनी नंबर हम कैसे ढूंढते हैं। ओके, जिनको नहीं पता है आप लोग सीख लीजिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लास्ट का 0 जो होता है,
आप कोई भी अमाउंट से अगर निकाल दो, इफ यू रिमूव द लास्ट जीरो फ्रॉम एनी अमाउंट, ओके, what you get in front of you is 10% of that particular amount. Okay, मैं बोल क्या रहा हूं, let's see. अब मैंने थोड़ा हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला है कि इसका मतलब क्या है. बोले तो एग्जाम्पल 15,000 का अगर आपसे 10% कहे तो फिर आप क्या बोलोगे. लास्ट का जीरो निकालो, 15,000 का बच गया 1500, तो ये 10% हो गया. यू डोंट हैव टू डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन या डिविजन, कुछ करने की जरूरत नहीं. लास्ट का जीरो हटा दीजिए. 20,000 का 10% होगा तो लास्ट का जीरो हटा दीजिए 2000. 1800 का 10%, लास्ट का जीरो हटा दीजिए 180. एंड 4000 इंटू 10%, लास्ट का जीरो हटा दीजिए 400. सो ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स 10% के लिए मैंने लास्ट का जीरो हटा दिया. ये हमारे सम के साथ कनेक्टेड है, डोंट वरी, मैं मैथ्स का लेक्चर नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, बट जस्ट बता रहा हूं शॉर्टकट में चुटकी बजा के हम लोग 10% कैसे ढूंढ सकते हैं. काफी लोग को पता है, पर जिनको नहीं पता आप समझ लीजिए. नाउ व्हाट अबाउट अनदर परसेंटेज 20%. देखिए, अगर आपको 10% पता है तो उसका दुगुना डबल कर सकते हो, तो 20% भी आपको आ जाएगा. सो अगर 20% ढूंढना है तो क्या करो, लास्ट का जीरो हटाओ और फिर जो नंबर है उसको डबल करो. सो लेट्स सी इसका मतलब क्या है. सेम नंबर्स में ले रहा हूं, 15,000 इंटू 20%. देखो एक जीरो हटाओगे तो कितना आएगा 1500, बट इसका डबल करना है. 20% मतलब आपको डबल करना है, तो डबल करने पे 3000 आएगा. सिमिलरली 20,000 का 20% पहले तो आएगा 2000, एक जीरो हटाया, फिर उसका डबल किया 4000. 1800 का पहले जीरो हटाया तो 180, उसका डबल किया 360. यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको लिखने के लिए, आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लो. एंड 4000 का जीरो हटाया तो 400, उसका डबल किया तो 800. तो 10% के लिए क्या कायदा है, लास्ट का जीरो हटा दो. 20% के लिए क्या कायदा है, लास्ट का जीरो हटाओ और फिर जो नंबर है उसका डबल करो. अभी आपसे अगर कोई 5% कहता है तो कैसे ढूंढोगे, लेट्स सी, वो भी कर लेते हैं. 5% के लिए लास्ट का जीरो हटाओ और फिर हाफ करो. 20% में आपने डबल किया ना, 5% में हाफ करो. एग्जाम्पल वही नंबर लिए हैं मैंने. 15,000 का 5%, 1500 आंसर नहीं है, 1500 इज 10%. जब भी एक जीरो निकालो तो 10%. अभी उसका आप हाफ करो, जैसे कटिंग चाहिए होती है ना हाफ, वैसे हाफ करो, तो आपको आएगा 750. 20,000 का पहले 10% निकाल लो, मतलब 10. 2000 फिर उसका हाफ करो 1000. 1800 का पहले 10% आएगा 180, उसका हाफ करो, फिर 90 मतलब 180 का हाफ. 4000 का आप पहले जीरो निकालोगे तो आपको आएगा 400, उसका हाफ करो 200. तो ऑन योर स्क्रीन, मैं ऑन बोर्ड तो नहीं बोल सकता हूं, बट ऑन योर स्क्रीन you see 3 types of techniques to find out 10%, 20% and 5%. Now, it is not necessary that during your sum you will get only these three percentages. You can get anything, 6%, 2%, 8%. Now, in that situation, you will have to do the multiplication. ये शॉर्टकट था, ये कभी कभी काम आता है, बट अगर दूसरा कोई परसेंटेज दे, कभी वो आपको 12.5% कहेगी तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा. देन यू हैव टू जेन्युइनली हैंड रिटन आपको पूरा लिखना पड़ेगा. अगर आप कैलसी का यूज नहीं कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए 12वीं के लेवल पर, यू हैव टू डू द एंटायर कैलकुलेशन. लेट मी टेक यू बैक टू द क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन. स्टेप 1 हमारा क्या है, पहले जो बैलेंस शीट है ना उसको पूरी तरह से आप खाली कर दो. सो बैलेंस शीट में आप पहला क्या लिखोगे, बिल पेएबल 19,000, क्योंकि ये फर्स्ट लाइबिलिटी था. नेक्स्ट क्रेडिटर्स 18,000, इसको ट्रांसफर करो आप. सो व्हेन आई से ट्रांसफर, हम ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हैं. क्रेडिटर्स 18,000, लीव वन लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लीव वन लाइन. देन इन्वेस्टमेंट है 40,000, वो लिख लो, लीव वन लाइन. स्टॉक है 10,000, आप वो लिख लो,
लीव वन लाइन, एंड फर्नीचर 25,000, आप वो भी ट्रांसफर कर लो 25,000, लीव वन लाइन। एक लास्ट का बाकी है डिलीवरी वैन, मैंने सभी चीजें सेम रखी थी 55,000, लीव वन लाइन। ओके, आई नो मेरी गाड़ी थोड़ी फास्ट चली गई, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड, वो सच है। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। ओके, आप जो भी मेरे साथ ये सम सॉल्व कर रहे हैं, अगेन एज यूजुअल इट्स माई रिक्वेस्ट एंड माई सजेशन, प्लीज राइट ऑल ऑफ दिस सो दैट द एडजस्टमेंट्स विच आर द मेन पार्ट, अभी तक आपने कुछ खास नहीं किया है, बस कॉपी करके रख दिया है। इसके बाद चेंजेस आएगी, ओके, या तो प्लस या तो माइनस, उस पर हमको ध्यान साथ में देना है और साथ में सॉल्व करना है। सो आई होप आप लोगों ने ये पूरा बैलेंस शीट जो है आपके सेकेंड फॉर्मेट में लिख लिया है। ओके, अभी फर्स्ट चेंज, बदलाव, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। फर्नीचर शुड बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। लेट्स सी, तो आपको फर्नीचर की तरफ जाना है और फर्नीचर में आपको 10% चेंज, 10% घटाना है, कम करना है, बिकॉज दैट इज डेप्रीसिएशन। नाउ समबडी में से सर डेप्रीसिएशन आप क्यों नहीं लिख रहे हो, लिख सकते हैं। आज मैं उस वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहा, आज मैं सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, वो वर्ड्स हम बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम बाद में उसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। सो 10% कैसे आता है, लास्ट का जीरो हटा दो, 2500 आ जाएगा आपको। सो राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन व्हाट डू यू सी कि फर्नीचर माइनस हो गया, मतलब एसेट माइनस हो गया। व्हाट अबाउट द सेकेंड इफेक्ट? वेल, आपको डेबिट साइड पे दिखता है माइनस ए, तो वहां पे मैंने लिखा टू फर्नीचर, कितना 2500। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, जो फर्नीचर का आंसर बाहर आता है ना माइनस करने के बाद, विच इज दिस 22,500, प्लीज वो मत लिखना, दैट इज द आंसर आफ्टर द चेंज and in the revaluation account, that is the profit and loss adjustment account, चेंज लिखना है, बदलाव लिखना है आपको। ओके, फर्स्ट सम के जैसे ही है, ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे मैं परसेंटेजेस में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड, इन्वेस्टमेंट शुड बी अप्रिशिएटेड, तारीफ करनी है 10% से। ओके, तो प्लस करना है, लुक एट इन्वेस्टमेंट 40,000, इसका आपको 10% ऐड करना है, मैंने लिख दिया 10% चेंज, आप भी लिख दीजिए। अभी 10% कैसे आता है, वो तो बड़ा सिंपल है, आपको कोई आईफोन की ज़रूरत नहीं है, सैमसंग के बड़े नोट की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का जीरो हटा दो, कितना आया 4,000। आपने क्या किया, एसेट को प्लस किया। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव डन, द कोड वर्ड इज एसेट प्लस। वेयर डू यू सी इट, you see it on the credit side. So on the credit side, you are going to give the second effect, that is buy investment 4,000. Okay, मैंने इसके पहले एरोज बनाए थे, but then आप अभी इतने छोटे बच्चे नहीं हो, वो सिर्फ फर्स्ट सम में, ताकि आपका ध्यान बना रहे। यहाँ पे आप समझ गए हो तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ओके, दिस इज हाउ यू डू इन्वेस्टमेंट। अगला क्या था, अच्छा, आउटर कॉलम में 44,000 आ गया। थर्ड, डिलीवरी वैन, अभी आप जस्ट लुक एट इट, डिलीवरी वैन ऊपर 55,000 है, इट सेज शुड बी डिक्रीज्ड, कम करो बाय 10%, तो फिर 10% से माइनस करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर सोल्यूशन। डिलीवरी वैन 55,000 है, 10% माइनस का मतलब माइनस 10%, लास्ट का जीरो हटा दो, यू गेट 5,500। वेरी सिंपल, मुझे भी कोई कैलसी की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव डन, ये फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट तो बनता है ना, यू हैव टू गिव अ सेकेंड इफेक्ट। वेयर डू यू डू दैट, एसेट सब्ट्रैक्ट हो गया। वेयर डू यू सी द कोड वर्ड, डेबिट साइड पे माइनस ए। ओके, दिस इज वेयर यू सी इट। सो हियर आपको सेकेंड इफेक्ट देना है टू डिलीवरी वैन 5,500. Okay, because that is the subtraction. Now the answer will go in the outer column, which is 49,500. Okay, ये हो गया। इसके बाद क्या है, let me see, let me show you. Fourth, bill payable should be increased by 10%. तो bill payable को बढ़ा दो, only difference is अभी ये liability है। So look at bill payable, I see it is 19,000. 10% से अगर बढ़ा दो, इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, वेल लेट्स सी, प्लस 10% चेंज, ओके, इंक्रीज 1900. सो दैट्स एज सिंपल एज इट इज, लास्ट का जीरो हटा दिया।
अभी ऐसा मत बोलो एसेट प्लस एसेट माइनस, वो बिल्कुल गलत है. नाउ यू आर ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी आप कहो प्लस माइनस. सो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज बिल पेएबल प्लस, मीनिंग लाइबिलिटी प्लस, एंड you will see that on the debit side code word plus L. ओके, यहाँ पे आपको दिखता है, तो डेबिट में लिखना है आपको to bill payable 1900. आफ्टर यू हैव डन दिस दैट मीन्स 1900 के आपने दो इफिक्स दे दिए. आउटर कॉलम में बिल पेएबल को आप लिख लीजिए 20,900. दैट वाज फॉर बिल पेएबल. नेक्स्ट is creditors. Creditors should be decreased by 20%. माइनस करना है. लेट मी गो टू क्रेडिटर्स. उसमें से 20% मतलब माइनस 20%. हाउ मच इज 20%? देखो डायरेक्ट नहीं आता. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड 10%. एक जीरो हटाओ, आपको 1800 आएगा. डबल करो. ओके, डबल. तो डबल कितना आता है? 3600. अगेन व्हाट हैव यू डन? लाइबिलिटी माइनस, प्लस नहीं किया, बिल पेएबल में प्लस था, अभी माइनस. एंड वो कहाँ पे दिखता है? वो आपको क्रेडिट में दिखता है, माइनस एल. सो माइनस एल क्रेडिट में लिखेंगे. बाय क्रेडिटर 3600. फिर क्रेडिटर का आप आउटर कॉलम में आंसर लिख दीजिए विच इज 14,400. ओके, नाउ जस्ट टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. क्या कुछ बच गया? वेल, आप क्वेश्चन में ध्यान दो तो स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा है. तो क्या करो? कुछ मत करो. स्टॉक में आप नो चेंज लिख दो. अगेन देयर इज नो नेसेसिटी टू राइट दैट. अगर आपने वो ब्लैंक रखा तो चलेगा. सिर्फ इनर कॉलम में डैश डालना और आउटर कॉलम में आप 10,000 शिफ्ट कर लो. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. आउटर कॉलम में ये 10,000 चला गया है. दिस इज द एंड ऑफ एग्जाम्पल 2. तीसरा एक और एग्जाम्पल है. आई होप आप थक नहीं गए हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करे उतना कम होता है. तो लेट मी कंटिन्यू दिस लेक्चर राइट नाउ. लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन 3. इसमें थोड़ी सी पाव भाजी. इसका मतलब क्या है? मैं अभी मिक्स कर देता हूँ जो भी हमने एडजस्टमेंट्स अभी तक किए, तो थोड़ा रिविजन हो जाएगा. हमने थोड़े अमाउंट में किए हैं और थोड़े परसेंटेजेस में. फाइन. सो यू हैव अ ओल्ड बैलेंस शीट. वही सेम पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर. हाँ, एडजस्टमेंट्स मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं. सो मैंने लिखा है कंबाइंड चेंजेस. एग्जाम के क्वेश्चन में किसी भी तरीके के आते हैं. समटाइम्स आपको अमाउंट में देते हैं, समटाइम्स आपको परसेंटेज में देते हैं. फाइन. पहला काम, बैलेंस शीट को आप रफा दफा करो, मतलब खाली कर दो. सो लेट्स डू दैट. तो अभी आपको जो तीसरा फॉर्मेट है वो आपको यूजफुल होगा. ओके, कंटिन्यूइंग. First, I'll write creditor 18,000 in a column. Then if I look into my question, I'll see bill payable 19,000. Okay, यहाँ पे अप एंड डाउन था, बट प्लीज नोट क्रेडिटर पहले लिखो या बिल पेएबल पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों को आपको ट्रांसफर करना है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट लिख लो 40,000. लीव अ लाइन. स्टॉक लिख लो 10,000. लीव अ लाइन. फर्नीचर लिख लो 25,000. लीव अ लाइन. एंड डिलीवरी वैन लिख लो 55,000. लीव अ लाइन. अगेन आई कीप दिस ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन एट योर स्पीड राइट इट. ज़्यादा टाइम मत ले लेना, लिख लो आप. सो क्रेडिटर, बिल पेएबल, इसमें अप एंड डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डोंट वरी अबाउट इट कि सर क्वेश्चन में तो आपने पहले बिल पेएबल दिया, यहाँ पे क्यों सेकंड लिखा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिखा है तो वो काम चल जाएगा. ओके, अज्यूमिंग ये भाषण के अंदर आपने सारी चीज़ें लिख ली. अभी पहला चेंज, बदलाव क्या दिया था? पहला एडजस्टमेंट, फर्नीचर शुड बी डेप्रीशिएटेड बाय 2,000. देखो अमाउंट में आता है तो चुटकी बजा के काम हो जाता है, क्योंकि आपको फर्नीचर को 2,000 से माइनस करना है. सीधी बात है, कोई परसेंटेज का आपको नखरा नहीं करना. सो इफ आई गो टू फर्नीचर, मैंने 2,000 माइनस कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया, तो माइनस चेंज. और ये एसेट प्लस है कि माइनस? वेल, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस होगा ना. वेयर डू यू सी दैट? वेल, मुझको तो डेबिट में दिखता है वो कोड वर्ड माइनस है, तो डेबिट में आएगा. सेकेंड इफेक्ट, टू फर्नीचर 2,000. सो वट एवर आर द चेंजेस आपको यहाँ पे लिखना है. फिर आंसर बाहर डाल दो.
25,000 माइनस 2,000, बाहर 23,000। ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट शुड बी अप्रिशिएटेड, मतलब प्लस, उसके बारे में कोई डाउट या शक या कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट 5% से प्लस करना है। तो पहले 10% लाओ, फिर उसका आप कटिंग करो, ओके, हाफ करो। लेट्स गो टू इन्वेस्टमेंट। आपको ये प्लस करना था 5% से, कितना आएगा? देखो, पहले तो आपके थिंकिंग में, आपके माइंड में 40,000 का एक जीरो निकालो, आपको 4,000 आएगा, और उसका हाफ करो, मीनिंग 2,000। सो दिस इज हाउ यू डू इट। 5, 10 एंड 20 ये हो जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिए। अभी आपने एसेट प्लस किया तो आपको क्रेडिट में दिखता है, जैसे ही मैं आपका पॉइंटर आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो क्रेडिट में आपको बाय इन्वेस्टमेंट्स 2,000, ये सेकेंड इफेक्ट आपका तैयार हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स आपने लिख लिया होगा मेरे साथ। थोड़े आगे जाते हैं, 42,000 आउटर कॉलम। थर्ड, स्टॉक शुड बी डिक्रीज बाय 10%, मतलब माइनस करना है। तो 10% तो बड़ा सिंपल होता है, स्टॉक में चले जाइए, 10,000 से माइनस कर लो 10%, माइनस 10% चेंज, फिर 1,000, 1,000 आ गया आपका, एसेट माइनस हो गया। वे डू यू सी दैट? वेल, हमें डेबिट में दिखना चाहिए माइनस से, तो वहां पे लिख लेते हैं टू स्टॉक 1,000। ओके, ऑलवेज यू राइट द चेंज, बदलाव लिखना है। ये मैंने सैकड़ों बार बताया होगा, पर देन बच्चे जो है कभी कभी गलती कर देते हैं, और उसके बाद में एग्जामिनेशन में गलती सुधारने का आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा समझ के ये लिखना। आउटर कॉलम में क्या आएगा? माइनस किया तो 9,000, तो वो आप लिख लीजिए। मूविंग ऑन। चौथा, बिल पेएबल शुड बी डिक्रीज बाय 10%। बिल पेएबल में जाइए और माइनस कीजिए 10%, विच इज 1,900। आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, आई वेट फॉर यू। व्हेन यू डू दैट, देन यू थिंक अबाउट इट। क्या मैंने लाइबिलिटी प्लस किया कि माइनस? वेल, माइनस साइन है तो माइनस किया। देन एज एंड व्हेन माय पॉइंटर इज शोइंग यू कि क्रेडिट साइड पे आपको -L दिखता है, तो यहां पर आपको बिल पेएबल लिखना है। बाय बिल पेएबल 1,900। कुछ बच्चे सिर्फ एसेट लाइबिलिटी का नाम लिखते हैं, टू और बाय भूल जाते हैं। तो जब आप टू और बाय भूल जाते हो तो आपको मार्क्स को भी बाय बाय बोलना पड़ता है। ओके, सो बी अ बिट सीरियस, टू एंड बाय अकाउंट में आपको नहीं बोलना है। आउटर कॉलम में बिल पेएबल लिख लीजिए 17,100। आफ्टर दैट यू सी क्रेडिटर्स शुड बी इंक्रीज बाय 2,000। बढ़ा दो ना, 2,000 से, अमाउंट में है तो वो तो फटफट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स में आप ऐड कर लो 2,000 प्लस चेंज, लाइबिलिटी प्लस हो गया। वे डू यू राइट दैट? आपको और मुझको दोनों डेबिट साइड पे +L, प्लस लाइबिलिटी दिखता है, तो लाइबिलिटी लिख लीजिए, टू क्रेडिटर 2,000। डू दैट, एंड फिर क्रेडिटर को आप फॉर्मेलिटी के लिए आउटर कॉलम में लिख लो, विच इज 20,000। नाउ खत्म नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा नजर मार लो आपको दिखेगा कि डिलीवरी वैन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्या करना है? वेल, देख लो, डिलीवरी वैन के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो कोई चेंज नहीं करना ना, वैसे के वैसे उसको बाहर डाल दो। तो उसके नीचे हम लिख देते हैं नो चेंज, और 55,000 को हमने आउटर कॉलम में लिख लिया। नाउ दिस वाज माय थर्ड एग्जांपल, जहां पे मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया था एडजस्टमेंट। इसके आगे जो मेरा ध्यान आज है, दैट इज टू एक्सप्लेन टू यू कि डेटर्स के बारे में एडजस्टमेंट कैसे आता है। नाउ व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन डेटर्स राइट नाउ? प्लीज रिलैक्स इन द राइटिंग मैटर, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि अभी स्टीवन सर मुझको डेटर्स के बारे में समझा रहे। डेटर्स मतलब RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये दोनों पैकेज डील होती है। ओके, ये दोनों एक साथ में ही आपको नजर आएगी। ओके, लेट मी जस्ट शो दिस टू यू कि मैं बता क्या रहा हूं आपको। एक बैलेंस शीट है जिसके एसेट साइड पे डेटर है, लेस RDD 1,000, तो आउटर कॉलम में 19,000। आउटर कॉलम के अमाउंट को कभी ध्यान मत देना, भूल जाना उसको, आपको नजर मारने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे डेटर्स कितने हैं, आपको बोलना है 20,000।
आरडीडी कितना है आपको बोलना है 1000। 19,000 सिर्फ एक बाहर का मैथमेटिकल आंसर है। नाउ इसके बारे में एडजस्टमेंट कैसे आएगा ये मैं क्यों खास करके अलग से बता रहा हूं, द रीजन इज दिस इज अ वेरी ट्रिकी एडजस्टमेंट। Even the brilliant and the clever students tend to make a mistake here. And in the entire solution, if there is one mistake, it obviously is going to make you lose multiple marks. One mistake is not 1 marks. You have to understand that. गलती कभी एक नहीं होती है, वो गलती के effects multiple times होते हैं। तो adjustment आपको दिखा रहा हूं मैं। RDD is to be raised to 10% of daters. Now you have to understand one thing. आने वाले 4-5 एग्जाम्पल्स में जहाँ पे मैं आरडीडी की बात कर रहा हूँ कि डेटर जो होता है ना वो एसेट होता है, मैंने लिखा है एसेट है, ओके सामने एसेट है तो पता है आपको, पर आरडीडी एसेट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं। आरडीडी माइनस है मतलब वो एसेट नहीं है, वो बगल की पार्टी का है, और बगल में एसेट के बगल में आपको क्या दिखता है, लाइबिलिटी। तो आरडीडी liability है। I am not just speaking it, I am writing it. So it is very clear to you that debtors मतलब asset और RDD मतलब liability. Now let me try to solve this for you. कि क्या कहा, RDD is to be raised, but how? To 10% of debtors. तो क्या वो अभी नहीं है? Well, let's see. So how do you draw the solution? आपको debtors लिखने हैं, इनर कॉलम में 20,000, आउटर कॉलम का भूल जाओ, उसको बिल्कुल याद मत करना। और एसेट कॉलम में मतलब नॉट इन इनर कॉलम, एसेट कॉलम में इन द स्टाइल दैट आई एम शोइंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टीवन सर बता रहे हैं उसी स्टाइल में आपको लिखना है। ओके, माइनस आरडीडी आपको ये बाहों में लेना है। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ओके, आपको एम्ब्रेस करना है आरडीडी को, मतलब ब्रैकेट में लिखना है। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय दैट, ब्रैकेट में लिख लीजिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी अपीयरिंग इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, नॉट राइट नाउ। आई नो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको लिखना नहीं है, बट लेटर ऑन जब आप सम सॉल्व करो, प्रॉब्लम्स करो, आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन करना है। सो एसेट में अभी एडजस्टमेंट में क्या बोला था, आरडीडी डेटर्स का 10% होना चाहिए। उसका मतलब क्या है देख लीजिए, डेटर्स 20,000 है, उसका 10% कितना आता है, 2,000। सो ये एडजस्टमेंट कहता है कि डेटर्स का 10% आरडीडी होना चाहिए, हमने कर दिया। बट देन आउटर कॉलम में कितना आएगा, वेल मैं आपको एरोज में दिखा रहा हूं, 20,000 माइनस आरडीडी विच इज 2,000, आउटर कॉलम में आएगा 18,000। ओके, प्लीज नोट डेटर्स आरडीडी से माइनस हो गया और फिर 18,000 बाहर आया, बट बदलाव जो चेंज हुआ है, ओके, इज नॉट इन डेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा मत कहो सर पहले डेटर्स तो 20,000 था, अभी 18,000 हो गया, तो ऑब्वियसली डेटर्स बदला है। बिल्कुल नहीं, डेटर्स नहीं बदला, आरडीडी बदला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटर्स बस माइनस होके बाहर आ गया। आरडीडी पहले कितना था, 1,000, और अभी इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसको 10% मतलब 2,000 बना दो। पहले 1,000 अभी 2,000, तो एक 1,000 की चीज को आप 2,000 कैसे बनाओगे, आप प्लस करोगे, वो ब्रैकेट में कैसे दिखेगा देख लीजिए, प्लस 1,000। दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग एंड आई एक्सेप्ट इट। मैं ये पूरी तरह से कबूल करता हूं कि आरडीडी सिंपल नहीं है, पर जैसे मैं बता रहा हूं व्हाट इज द मैजिकल वर्ड, प्रैक्टिस, रिपीट करना है, तब जाके आपको ये बेटर समझ में आएगा। ओके, तो डेटर्स में मैं बता देता हूं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ, आपको आरडीडी में चेंज करना पड़ा। पहले आरडीडी था 1,000, उसके बाद हो गया 2,000, तो आपको ब्रैकेट में ऐड करना पड़ा 1,000। सो दैट इज व्हाट इज द एडजस्टमेंट, दिस वन प्लस 1,000। हाँ, आरडीडी एक लाइबिलिटी है, लेट मी शो यू। द क्वेश्चन इज, क्या डेटर्स में चेंज हुआ कि आरडीडी? वेल, डेटर एसेट है और आरडीडी लाइबिलिटी, इसके लिए सवाल पैदा होता है। अगर डेटर चेंज हुआ तो एसेट प्लस एसेट माइनस, बट अगर आरडीडी चेंज हुआ तो लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी माइनस। एंड आई ट्राई टू स्ट्रेस ऑन दिस दैट आरडीडी हैज इंक्रीज बाय 1,000। लिख के दिखाया मैंने कि लाइबिलिटी में चेंज हुआ है, वो जो ब्रैकेट है ना
उसमें लाइबिलिटी है। कितना? +1000। लाइबिलिटी प्लस आपको कहाँ दिखता है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे आपको लिखना है टू RDD 1000। ओके, इट इज अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा कहानी और आगे लेके जाता हूँ, एक और आपको एग्जाम्पल इसके बारे में देता हूँ, थोड़े कंफर्टेबल आप बन जाओगे। व्हेनेवर यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि दोस्ती चुटकी बजा के हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में। उसी तरह RDD के साथ में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आगे जाते हैं। नाउ माय सेकेंड एग्जाम्पल, डेटर 20,000 है, RDD 800 है, बाहर के कॉलम में 19,200, बाहर के कॉलम पे आप सोचो कि पर्दा है, मास्क है, वो दिख नहीं रहा है। आगे जाइए, कैसे लिखोगे? इसमें एडजस्टमेंट क्या है? RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स का 5% RDD होना चाहिए। आगे देखते हैं, हाउ डू यू राइट दिस? डेटर इनर कॉलम 20,000 एंड RDD एसेट कॉलम में, ओके, एंड व्हाट इन ओपन आर्म्स, वेल क्लोज्ड आर्म्स आई शुड से, बाहों में। तो उसको पहले बाहों में डाल दो। नाउ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करो। क्या इंस्ट्रक्शंस है? 5% ऑफ डेटर्स RDD बनना चाहिए। लेट मी शो दैट टू यू। डेटर्स 20,000, 5% कम्स टू 1,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा? लेट्स सी, 20 minus 1,000 is 19,000. फॉर द लास्ट टाइम, डेटर्स में चेंज नहीं हुआ है, ये 19,000 सिर्फ एक आंसर है। RDD पहले कितने था और अभी कितना है? RDD पहले था 800, ब्रैकेट में देख लीजिए, और अभी है 1,000। तो कितने से बढ़ा है? इंक्रीज कितने से हुआ है? +200। दैट इज द मेन थिंग, RDD हैज इंक्रीज्ड, मतलब लाइबिलिटी प्लस हुआ है। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि RDD एसेट में लिखा गया है, बट एक्चुअली जो ब्रैकेट में है वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी प्लस हुआ, वो हमको डेबिट में दिखता है। तो डेबिट में आपको लिखना है, मैंने कहा, लाइबिलिटी में चेंज टू RDD 200। अगेन, whenever they give you RDD has increase decrease, always liability plus minus, ऐसे आपको समझ के आगे जाना है। आगे तीसरा एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में 20,000 डेटर्स, RDD 1,000। आउटर कॉलम को मत देखो, 19,000। एडजस्टमेंट क्या कहता है? RDD is to be maintained at 800। कैसे सॉल्व करें? अभी 800 बढ़ाना नहीं है, यू डोंट हैव टू इंक्रीज, यू डोंट हैव टू डिक्रीज, यू हैव टू कीप इट एट 800। सो सोल्यूशन, डेटर्स लिखना है, RDD लिखना है, RDD को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, द एडजस्टमेंट सेड RDD is to be maintained at 800। तो RDD को आप 800 बढ़ा मत दो, कम मत करो, बट लिख लो। सो 800। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 19,200। अभी आउटर कॉलम इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि डेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। RDD में कितना चेंज आया? पहले था 1,000, अभी उन्होंने बोला 800, तो मैं कितना कम करूं? ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, हमेशा ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, -200। RDD लाइबिलिटी, लाइबिलिटी माइनस, therefore the second effect will come on the credit side, -L। It takes a little bit of practice, but don't worry, प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें और बेटर बन जाओगे। -RDD 200। Moving on, this is a last example I am giving you. Daters 20,000 -1,000, RDD 19,000। Additional information wordings में है, RDD is no longer necessary, ऐसे वो बताएगी RDD की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे टाइम या दूसरे शब्दों में ऐसा बोलेगी, ऑल डेटर्स आर गुड। तो ये जो RDD आपको ऊपर दिखता है ना 1,000, इसको हटा देना है। वेल, लेट्स सी कैसे हटाए। हाँ, दिस इज इट। RDD आपको ब्रैकेट में डालना था 1,000, एंड फिर एडजस्टमेंट ने क्या बोला? RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। वेल, उसका मतलब है, इट मीन्स RDD को 0 कर दो। अभी बाहर के कॉलम में कितना आएगा? 20,000 -0, 20,000। So please note what did the adjustment say? All daters are good. That meant daters सारा पैसा देगी, कोई भी भाग के जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए daters good है ना 20,000।
तो आरडीडी पहले था 1000, अभी 0 बन गया, मतलब आपको माइनस करना है। तो लेट्स डू दैट, -1000, क्योंकि 1000 से पूरा 1000 निकालेंगे तो ही तो वो 0 हो जाएगा। ये कोई जादू होता नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि 1000 का आरडीडी 0 कैसे हो गया। आरडीडी लाइबिलिटी है, चौथी बार आज बता रहा हूं मैं, और वो माइनस हो गया 1000 से। क्रेडिट साइड पे आपको -L दिखता है बाय आरडीडी 1000। दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव थॉट यू टुडे। We have not done the whole thing. I will repeat myself. My only intention today was, आज मेरा आपको पढ़ाने का एक ही मुद्दा था, वो था आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है एसेट एंड लाइबिलिटी और उसमें प्लस एंड माइनस, मेरे को वो सब कवर कराना था। एक जाते जाते मैं आपको काम देता हूँ। इफ यू सी देयर इज अ होमवर्क असाइनमेंट। आई अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट सेंड दिस टू मी, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आप ये देख लीजिए। ये मैंने पूरे जो लेक्चर था उसका पूरा निचोड़ करके यहाँ पे डाल दिया है। सो देयर आर 7 पॉइंट्स एंड 7 के 7 पॉइंट्स में या तो एसेट बढ़ रहा है या तो एसेट कम हो रहा है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सो दैट यू नो कि आपको कितना समझा और क्या नहीं समझा, आप डेफिनेटली ये वाला सम सॉल्व कीजिए। पहले एक न्यू बैलेंस शीट बनाइए और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड इफ फॉर सम रीजन, आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, अगर आप नहीं समझे कोई भी पॉइंट तो कमेंट बॉक्स हमेशा अवेलेबल होता है। प्लीज यूटिलाइज दैट कमेंट बॉक्स टू राइट योर डाउट्स। ओके, आई वुड बी ग्लैड टू सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। या तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मैं आपका जो एक्सप्लेनेशन है जितना क्लियर हो सकता है मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सो कमेंट बॉक्स का प्लीज यूज करो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है। Well, that was a long but I don't think so tiresome lecture. But अगर tiresome था so थोड़ा आपका वर्कआउट हो गया, मेंटल वर्कआउट also very much required, because ये जस्ट शुरुआत है चैप्टर का। मेरे लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लेक्चर में पूरा सम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर, इवन दो इट वाज क्वाइट लेंदी, आई हैव नॉट इवन सॉल्व्ड वन एंटायर सम। नेक्स्ट टाइम आप वो भी नोटिस करोगे कि 3 लेक्चर हो गए, अभी तक स्टीवन सर ने पूरे सम सॉल्व किया नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, या तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं आपको जैसे डॉक्टर डोज देता है कि ये ले लो पुड़ी, ये ले लो टैबलेट, इसको 3 बार आप लेना। वेल, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डोज दे रहा हूँ ताकि वो डोज ना हो जाए। ओके, सो लिटिल बाय लिटिल, डोंट वरी, पहुँच जाएंगे। जब हम ये चैप्टर में एक मैच्योरिटी लेवल तक आ जाएंगे तो पूरा सम भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। मुझे हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में वहाँ तक पहुँचना नहीं है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टेडी, वी विल रीच टू द एंड ऑफ दिस। राइट नाउ, जैसे हर एक व्यक्ति, हर एक जो वीडियोस बनाता है और यूट्यूब पे उसको प्रेजेंट करता है या कोई भी सोशल मीडियम पे, it is very important for that particular channel to grow, and for that subs or subscribers are extremely important. So it's my request, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब इफ़ यू थॉट what has been थॉट टू यू, जो आपको पढ़ाया गया है वो एक सिंपल स्टाइल में आपको पढ़ाया गया है। ओके, पसंद आना कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर पसंद आ जाए तो मोस्ट डेफिनेटली आप लाइक ठोक दीजिए। ओके, लाइक का बटन होता है, उसको आप डेफिनेटली दबा दीजिए। अगर ना पसंद आता है, पॉसिबिलिटी है, इंसान है। ओके, हम दोनों तरफ पे, गुड बैड, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका मूड हो सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आया है, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर इट। ओके, और वो रीज़न जो है मुझको डेफिनेटली कमेंट के जो माध्यम है, कमेंट का जो बॉक्स है, उसमें लिखकर आप बता सकते हो कि सर ये स्टाइल पसंद नहीं आया, ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझा है। डोंट वरी, द मोमेंट मुझको वो दिखता है, आई टेक इट एज अ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, मैं बिल्कुल घमंडी नहीं रह सकता हूँ कि मैंने जो किया, जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया वही सही है।
Absolutely not. That's not how a person grows. And I want to be growing in this particular way or this digital medium. So it's my request, अगर आपको लगता है कि ये जो स्टाइल हमारा है पढ़ाने का वो बेटर बन सकता है, तो definitely use the comment box. Please post that comment of yours. I will make sure that in my upcoming lectures, which are many to come, because I have not even started my first sum, हम many multiple sums solve करेंगे. पूरा आपको मैं इसका रामायण सुना दूंगा, स्टार्ट टू एंड हम ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन अपकमिंग लेक्चर्स. एक फॉर्मेट होगा, मैं आपको जल्द से ही आने वाले लेक्चर्स में वो पूरा फॉर्मेट बता दूंगा ताकि आप वो फॉर्मेट रेडी रख सकते हो. एंड अगेन हर लेक्चर में कोशिश ये होगी कि इवन दो वो लेक्चर मैंने शूट करके अपलोड किया है ये पर्टिकुलर चैनल पे, बट एक स्लो स्पीड पे रखेंगे सच दैट यू कैन ज्वाइन मी. वी विल डू आवर बेस्ट. आप में से कुछ लोग जो है वो बहुत फास्ट है, तो आपको हो सकता है कि ये स्लो स्पीड पसंद नहीं आता है. नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, जैसे सभी को सेम पकवान पसंद आता नहीं है अगर थाली में परोसा गया है, तो कुछ आपको ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ कम पसंद आएगा. तो जो तेज़ दौड़ते हैं, फास्ट भागते हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो करीबन 1 घंटा 1.5 आवर चला गया है उसको कंसाइज करें और एक छोटे फॉर्म में वो हम आपको प्रेजेंट करें. ओके, थिंग्स आर इन वर्क ऑन दिस चैनल. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव इन डिफरेंट एरियाज. डू रिमेंबर द लाइक, डू रिमेंबर द सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कन्वे द मैसेज दैट दिस पर्टिकुलर चैनल एग्जिस्ट टू योर रिलेटिव्स, टू द पीपल दैट यू लव. इवन दो इफ यू हेट समवन, उनको भी चैनल के बारे में बता देना, उनको भी ये यूजफुल डेफिनेटली आ जाएगा. दैट इज इट फॉर मी फॉर टुडे. It was a glad thing that I was teaching you. I'm extremely happy about it. I hope you are the same. Have a good day.